बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब खुले लफ्जों में ईरान को यह धमकी दे रहे हैं कि आबनाए हरमुज़ अगर फौरन न खोली तो ऐसा हमला होगा जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा होगा। और दूसरी तरफ अमरीका के अंदर ही पानी की फराहमी के निजाम पर पुरअसरार साइबर हमले एक नई तशवीश को जन्म दे रहे हैं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया है कि ईरान को अंदाजा हो गया था कि अमेरिका एक बड़ा हमला करने वाला है, जिसके बायस ईरान ने अमेरिका से राबिता किया और मुज़ाकरात की राह निकाली। इन हालात में अब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट दोनों ये इशारा दे रहे हैं कि आबनाए हरमुज़ में जहाज रानी जल्द बहाल हो सकती है। अमरीकी सेंटकॉम यह दावा भी कर रही है कि अमरीकी अफवाज ने गुज़श्ता 3 माह में 1000 से ज़ायद जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया, लेकिन बुनियादी तनाज़ा अब भी खत्म नहीं हुआ। ईरान भी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि आबनाए से गुजरने वाली बहरी आमदरफ्त पर उसे कंट्रोल हासिल होना चाहिए और वो उस पर फी आयद करने का हक रखता है, जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जंग के बाद ईरान ने अपने साहिल के करीब मखसूस रास्ते मुतय्यन कर दिए और वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ इन्हीं रास्तों को महफूज समझा जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका और उसके इत्तेहादी जहाजों को ओमानी पानियों से गुजारने का मशवरा दे रहे हैं। यूं एक ही समुद्र में 2 अलग अलग रास्ते आलमी तजारत के लिए गैर यकीनी की अलामत बने हुए हैं। उसी गैर यकीनी ने आलमी मंडियों को भी मुतासिर किया। तेल की कीमतों में हालिया कमी इस उम्मीद की वजह से ही मुमकिन हुई कि जल्द कोई मुआहिदा हो सकता है, लेकिन माजी की नाकाम बातचीत ये याद दहानी करवाती है कि यह सूरत हाल किसी भी वक्त बदल सकती है। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमतों में 5% तक कमी आई, लेकिन यह कमी मुस्तकिल इस्तेहकाम की अलामत नहीं बल्कि खदशात के आर्जी तौर पर कम होने की अलामत है। इस दौरान एक रिपोर्ट यह बताती है कि ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने अपने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। ईरान के प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स के ज़खायर महदूद हो चुके हैं, जबकि पैट्रियट और थार्ड जैसे दिफाई निजाम भी तेजी से कम हो रहे हैं। अंदाजा है कि इन ज़खायर को बहाल होने में कम से कम 2029 तक का वक्त लग सकता है। पेंटागन ऐसी किसी भी किस्म की तशवीश को मुस्तरद करता है और अपनी फौजी ताकत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहा है। इस दौरान एक हैरानकुन इंकशाफ यह हुआ कि अमेरिका की कई रियासतों में पानी के निजाम पर साइबर हमलों की इत्तलात ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। मिनेसोटा समेत मुतअद्दिद अमेरिकी रियासतों में आबी निजाम मुतासिर हुआ और FBI ने अब यह खबरदार किया कि ये हमले मरबूत नौइयत के हो सकते हैं। अमेरिका ने इन हमलों का ईरान पर बराह रास्त इल्जाम तो आयद नहीं किया, लेकिन साइबर माहिरीन का कहना है कि मौजूदा कशीदगी में यह मुमकिन है कि ईरान ने ही ये हमले किए हों। दिलचस्प बात यह है कि खुद अमेरिकी हुकाम भी इस इम्कान को रद्द नहीं कर रहे कि हमलावरों ने ईरान का नाम इस्तेमाल करके कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की हो। माजी में भी ईरान पर आबी निजाम और दीगर हसास शोबों में हैकिंग के इल्जामात लगते रहे, जबकि ईरान की जानिब से उन इल्जामात को हमेशा मुस्तरद किया जाता रहा। माहिरीन के मुताबिक इन साइबर हमलों का सबसे बड़ा खतरा पानी की फराहमी को फौरी नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अवाम के एतमाद को मुतजलजल करना है। लोगों को अगर ये यकीन ना रहे कि उनका पानी महफूज है तो ये खुद एक बड़ी सिक्योरिटी नाकामी है। अमेरिका में हजारों आबी निजाम ऐसे हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं और साइबर हमलों के लिए आसान हदफ बन सकते हैं, जिसके बायस अमेरिका अब उन निजामों को महफूज बनाने और जरूरत पड़ने पर इंटरनेट से अलग करने पर गौर कर रहा है। यूं ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग अब कई महाजों पे लड़ी जा रही है, जिसके बायस ईरान को अमेरिका अब एक तरह बरतरी हासिल करने के, मुंजमद असासे बहाल करवाने के और खत्ते के अंदर अपनी इजारादारी बरकरार रखने के दर पे है, क्योंकि उसने अमेरिका को एक ही वक्त में कई महाजों के ऊपर उलझाया। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ट्रंप ईरान को यह कहते हैं कि अगर मफादात ये हल ना हुए, अगर ये सारी चीजें ना हुई तो फिर यूं होगा कि दूसरी जंग अजीम के बाद का सबसे बड़ा हमला होगा। क्या ये एक एटॉमिक वॉर की धमकी दी जा रही है या इसे माजी के बयानात से ही रिलेट करके देखना होगा कि आज बयान कुछ और है, दोपहर को कुछ और होगा, रात में कुछ और होगा, अगले दिन का मंजरनामा कुछ और होगा? जी यासिर, थैंक यू वेरी मच। ये धमकियां तो हम बहुत पहले से सुन रहे हैं, जब सिविलाइजेशन ने ख़त्म होना था, फिर कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स आने थे, कम्युनिकेशन के ब्रिजेस उड़ने थे, एनर्जी की साइट्स उड़नी थी। मैं कोई ये सरकास्टिक होके बात नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि वो अमेरिका इसलिए नहीं कर सका कि मिलिट्री एप्लीकेशन एज अ कॉस्ट, हो सकता है वो ये कर भी ले और बड़ा हमला कर भी दे, बट एट द कॉस्ट ऑफ वो जीत, अगर वो ईरान को सप्रेस भी कर दे, जो मर्जी कर ले, एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अ बिग लॉस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। लेट्स से कि वो सरवाइव कर जाते हैं एक बिगेस्ट पॉसिबल, जो भी एक कंसीवेबल एक अटैक है, एंड व्हाट नेक्स्ट? रीजनल कैटास्ट्रफी,
रीजनल कंट्रीज अगर सऊदी अरेबिया की क़यादत में वो बार बार प्रेशर डाल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि नॉट टू अटैक, नॉट टू परसू इजरायली ऑब्जेक्टिव्स, नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स को मत परसू करे, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। उन्हें पता है ईरान हैज़ द कैपेसिटी कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, और जो हुर्मस की वजह से उसने डेटरेंस अचीव किया, और डेटरेंस उसको मेन अचीव हुई है ईरान को अभी, जो उसने रीजनल कंट्रीज को थ्रेट किया कि अगर मेरे ऊपर कोई बड़ा हमला होगा तो मैं उसी मैग्नीट्यूड का मे बी अ लिटिल बिगर देन दैट एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाते हुए रिस्पॉन्ड करूंगा, हॉरिजेंटल रिस्पॉन्स इन द रीजनल कंट्रीज, जिसकी अगेन इट विल हैव कॉस्ट। आप भी रिफाइनरीज को करोगे, ये करो, तो आई डोंट थिंक सो कि ही इज इन अ पोजीशन। ये चिकन्स गेम हो रही है जो अभी इस वक्त ओमान और ईरान के दरमियान बातचीत हो रही है अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ दी हुर्मस। बहुत से लोग कमेंट्री कर रहे हैं कि आज कोई डील हो जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि रीजनल कंट्रीज किसी किस्म का जो कंट्रोल ऑफ हुर्मस है वो ईरान के हाथ में देना चाहेंगे विद अमेरिकन परमिशन कह लें या उनकी बातचीत के जरिए। सो स्टिल थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बट और ईरान ने ये चीज़ भांप ली है कि दोनों चीज़ें उन्होंने तैयारी कर ली है। एक तो भांप लिया कि कभी भी इतना बड़ा हमला कोई किसी किस्म का डेंजरस या इतने बड़े मैग्नीट्यूड का विच हैज स्ट्रेटेजिक रिपरकशंस उसका अमेरिका उनके ऊपर करेगा नहीं, और अगर कर भी दिया तो ईरान थिंक्स कि देयर पीपल हैव द कैपेसिटी टू बेयर दैट पेन, एंड देन ईरान हैज द कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द रीजनल एसेट्स, जहाँ पे नाम तो एसेट्स का होगा लेकिन उसका नुकसान फिर रीजनल कंट्रीज को होगा, तो वो कास्ट देने के लिए भी तैयार है। और फिर लगता है कि अपेरेंटली वो रिस्पॉन्ड करेगा भी, जो अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका अगर अफोर्ड ये इस तरह का अटैक करेगा, उसको अगर ईरान ने उसको एब्जॉर्ब करके रिस्पॉन्ड कर दिया, तो दैट विल बी द बिगेस्ट डिफीट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। देन देयर इज नो टॉक्स, फिर आगे फर्दर नहीं हो रही, फिर तो आई थिंक बड़ा डिजास्टर्स हो जाएगा। अच्छा जनरल साहब, एक बड़ी चंबी की बात सामने आई, वो ये कि जो पानी के प्लांट्स हैं अमेरिका के अंदर उनको हैक किया गया, और कुछ इतलात ये थी कि ईरानी हैकर्स की तरफ से जो है ये काम किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया, उसको कोलैप्स नहीं किया गया। मैसेज ये दिया गया कि यहाँ तक अगर हम रसाई हासिल कर सकते हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब बहुत से तजियाकारों की एक मुतफ़िका रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आई, बैनुल अक़वामी जरीदे के अंदर शाया भी हुई, जिसके अंदर ये था कि मुस्तकबिल की जो जंग है वो ना तो ये हमले जो जोग्राफियाई एतबार से किए जाते हैं इसके ऊपर होगी, ना ये फौजी अड्डों के ऊपर होगी, ना ये तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा हमले होंगे। ये हमले ज़्यादातर होंगे डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर। और जिस तरह मशरक़ वस्ता के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के आधे से ज़्यादा जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं वो सारे मशरक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन का प्लांट जो मौजूद है वो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है। तो कहा यह जाता है कि अगले दिनों में ये इनके ऊपर हमले होंगे। जिस तरह अगर हम देखें हरमुज़गान के ऊपर जो हमला हुआ, जो ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट का हिस्सा था, जिसमें 20 देहात का पानी जो था उसका राबिता मुनक़ता हुआ, तो आने वाले दिनों के अंदर ये जंग का रुख इस तरह का दिखाया जा रहा है। क्या ये हकीकत के ऊपर मबनी है या फिर ये गोल और सेट किए जा रहे हैं मुस्तकबिल के नजरिए के तौर पे? नहीं, दिस इज वेरी मच डूएबल, और ये है दिस इज द प्लान। और अब ईरान ने तो एक दो दफा बड़ा क्लियरली अपनी जो भी उन्होंने एप्लीकेशन कर दी है, दे हैव डिक्लेयर्ड इट। दैट्स व्हाई सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज स्क्रैम्बल किए हैं और उन्होंने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला है कि आप इसको मत बढ़ाएं। मिडल ईस्ट तो टोटल डिपेंडेंट ही इसी डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, ऐसी वाटर के ऊपर, एंड दैट विल बी वेरी कैटास्ट्रोफिक। देखिए जो भी मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है, आई मीन जब अजरबैजान और इसका आर्मीनिया का कॉन्टेस्ट था, तो उस वक्त टेक्नोलॉजी को यूज किया गया अगेंस्ट द मिलिट्री टारगेट्स। टैंक्स हिट किए गए, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, मिलिट्री टारगेट्स लिए गए। अब यूक्रेन और रशिया की वार देख ले, वो सिविल टारगेट्स को भी उसी तरह कर रहे हैं वहां से। फिर पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेक्स्ट आपने देख लिया, अभी तक पाकिस्तान ने कोई इंडियन सिविल टारगेट्स नहीं लिया, हालांकि इंडियंस ने हमारे स्कूल्स, हमारी मसाजिद को टारगेट किया है, सिविल फैसिलिटीज को। और फ्यूचर की जो वॉर भी है, इट इज अबाउट हाउ मच पेन यू कैन इन्फ्लिक्ट ऑन टू द एनिमी एंड हाउ मच पेन यू कैन बेयर, आप कितना ले सकते हैं। उसमें सिविल और मिलिट्री अलाइक हो गए, एंड दिस इज वेरी मच रियलिटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और देयर लाइकली चांसेस हैं, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे ये वॉर उस तरफ जाए, वी माइट सी दिस हैपनिंग। और यही वो डेटरेंस है जो मैं कह रहा हूं कि जब रीजनल कंट्रीज को थ्रेटन किया है ईरान ने, दे हैव बीन एबल टू अचीव दिस डेटरेंस, उनको अचीव हुई है। बट हैविंग सेड दैट,
ईरान का भी इतना नुकसान हो जाएगा कि उनको फिर सालों साल लगेंगे, 40-50 साल ईरान पीछे चला जाएगा, उनको भी पता है। सो दैट्स व्हाई दे बोथ आर ट्राइंग कि हम किसी तरीके से नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए। मेरा ख्याल में हार्डलाइनर की पॉलिसी से सप्रेशन से निकल कर दोनों को बोल्ड डिसीजन लेना होगा। बोल्ड इन अ सेंस कि दे बोथ हैव टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर। यूएस जो है वो इजराइल का इतना बर्डन उठा के आगे नहीं जा सकता। यूएस इज लूजिंग दिस वॉर इन अ वे कि एक यूनिलैटरल पावर जिसने अनाउंस किया था, जिसके प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में बैठ के कि मैं 4 दिनों में अपने अहदाफ हासिल कर लूंगा। लेकिन सर इसके ऊपर तो अब वो बात की जा रही है कि इब्ने खुल्दून ने 700 साल पहले कहा था कि जोग्राफिया जो है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, जोग्राफिया को ताकत में जरूर बदला जा सकता है। आप समुंदर कहीं और लेके जा सकते हैं और जोग्राफी के साथ साथ आपकी मईशत, आपकी अवामी सतह के ऊपर इत्तेहाद और आपकी जो पॉलिसी है वो आपको आगे लेके जा सकती है। ये तो उस दौर की बात है जब ना एआई था, ना स्टैटिस्टिक्स थे, ना इस तरह के जंगी बहरी बेड़े हुआ करते थे। तो यूं ईरान ने आबना हरमुज के हवाले से जो अपनी पोजीशन बनाई है और मुस्तकबिल के अंदर वो उसको खोना नहीं चाहता, और माजी करीब में वो ओमान की एक जो प्रपोजल था उसको रद्द कर चुका हुआ है कि जिसमें दीगर कंट्रीज का भी कंट्रोल होना चाहिए। तो अब आबना हरमुज के ऊपर कितनी की लचक ईरान दिखाने का अहल है, या उसे उतनी छूट अगर वो दे दे तो उसे सूटेबल हो सकती है? यासिर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने जो एनालाइज करनी चाहिए और देखनी चाहिए, और वो है भी कि बाकी तो आपने जो अपने खल्दून से कोट किया बिल्कुल ठीक है, वो बहुत सारी चीजें। चाइना को देख लें, उसकी अप्रोच ऑलमोस्ट वैसी है कि दे वांट टू बी एन इकोनॉमिक पावर एंड देन दी मॉरल पावर। अमेरिकन जो है वो जरा अपनी मिलिट्री एप्लीकेशन पे बहुत बिलीव करते हैं, बट दे आर बीइंग चैलेंज। अफगानिस्तान 20 ईयर्स क्यास, इराक क्यास, वियतनाम क्यास, और अगर यहाँ से रीजनेबल ये एग्जिट कार्ड नहीं उठाते पाकिस्तान जो उनको दे रहा है ऑफ रैम्प, तो अगेन क्यास या लॉस, दोनों में से एक इन्होंने चूज करना है। कमिंग बैक टू दी अदर हुर्मस, देखिए एक लीवरेज जरूर है ईरान के पास, उसको इस्तेमाल भी कर रहा है। एवरी लेवरेज हैज अ शेल्फ लाइफ। उसको फिर अदरवाइज जो आपके एनिमीज होते हैं या जो आपके अपोनेंट ग्रुप होता है या जो कैंप होता है, दे स्टार्ट प्लानिंग एंड दे स्टार्ट स्ट्रेटेजाइजिंग देमसेल्फ उसको अंडरमाइन करने के लिए, उस लेवरेज को। तो आप देख रहे हैं कि अदर देन दी जो तरसील है तेल की, उसके अल्टरनेटिव्स देखे जा रहे हैं, रूट्स देखे जा रहे हैं, और तेल के अलावा फिर कमर्शियल शिपिंग और कमर्शियल मूवमेंट्स के भी अदर रूट्स निकाले जाएंगे। और वो लेवरेज उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी ईरान के लिए फॉर अ वेरी प्रोटेक्टेड लॉन्ग पीरियड। आप ठीक है ज्योग्राफी का एक फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसकी भी लेवरेज की एक लाइफ होती है। दैट कॉल हैज टू बी गिवन बाय ईरान कि वो कब एग्जिट करना चाहेंगे, किस वक्त एग्जिट करना चाहेंगे, व्हाट इज अ विन विन फॉर देम। विन विन, अगर टोटल विन की तरफ अमेरिका और ईरान जाएंगे कि बिल्कुल सरेंडर, पॉलिसी कैप्चुलेशन, रीजन के अंदर ईरान जो है वो एक नया ताकतवर डोमिनेंट मुल्क बन के, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। रीजनल कंट्रीज भी नहीं देखेंगी। अमेरिका अगर समझता है कि पॉलिसी कैप्चुलेशन में डीकैपिटेशन से, अब डीकैपिटेशन को उनको नुकसान ये हुआ है इनडायरेक्टली कि वो जो लीडरशिप पहले थी, अली खamenei वही थे जिन्होंने JCPOA साइन किया था। उन तो वो बहुत सारी चीजें, अब वो जो मौजूदा लीडरशिप है वो और उससे भी ज्यादा हार्ड लाइन बन के निकल आई है। तो जो नई शाख निकली है वो पुराने तने से भी ज्यादा ताकतवर बन के सामने आई है और हार्ड लाइन बन के सामने आई है। तो दीज आर द चैलेंजेस। आई थिंक बोथ विल हैव टू यूज बोथ विल हैव टू परसू द वॉर अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए, न कि अपना जो बैगेज दोनों उठा के फिर रहे हैं उनको सामने रखें। अदरवाइज दोनों लूजर होंगे, रीजन लूजर होगा, और मे बी फिर जो लिक्विड पार्टी ऑफ इजराइल है अंडर नेतन्याहू वही शायद विनर और अपना इलेक्शन जीत के। मेरा फिर एक आखिरी सवाल जनरल साहब, पाकिस्तान का जो किरदार इस पूरे मामले के ऊपर रहा, बारहा मवाकों के ऊपर पाकिस्तान के किरदार के ऊपर भी सवालात उठते रहे कि जी क्या कर लिया आपने ये सब कुछ करके, आपके इख्तियार में तो रहा नहीं, वो देखे फिर लड़ पड़े, आपका असर रसूख कहीं पर नहीं रहा, आप फुला के सामने कमजोर हुए, फुला आपसे बदजन हुआ, बेशुमार बातें होती रही। अब की बार फिर पाकिस्तान ने वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची को और डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को फिर पाकिस्तान आने की दावत दी है। फिर ये लग रहा है कि पसे पर्दा जो रवाबित है वो पाकिस्तान के थ्रू ही जारी हो सारी हैं। तो पाकिस्तान की पोजीशन में उतार चढ़ाव क्या आया, अब मौजूदा पोजीशन क्या है और वे आउट क्या निकल सकता है? यासिर, इस पे आप खबर ले लें, बेशक पाकिस्तानी प्रोसेस नेवर स्टॉप्ड थ्रू आउट। हमारी जो लीडरशिप है, ऑफ कोर्स द पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे, चाहे वो मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो उसके लोग हैं,
दे वर कॉन्स्टेंटली इन टच, और ये इट विल रिमेन द फंडामेंटल। ये जो अपनाए हुर्मज पे या जो इस पे स्टिकिंग पॉइंट सामने आया, ये भी तो उसी पाकिस्तानी मुलाकात और पाकिस्तानी एफर्ट का नतीजा था। पाकिस्तान ने तीनों चीजें शुरू में अचीव की। एस्केलेशन को रुकवाया उस वक्त जो हो रही थी। पाकिस्तान दोनों को 47 साल के बाद एक कमरे में ले आया, बिठाया 21 आवर्स इस्लामाबाद के अंदर, आप और मैं वहीं पर मौजूद थे। उसके बाद आपने देख लिया कि पाकिस्तान में जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं या जो इश्यूज हैं वो सामने हाईलाइट हो गए कि ये 4-5-6 इश्यूज हैं। ऑल दो हुर्मस जो है वो बाय प्रोडक्ट ऑफ द वॉर था, लेकिन उसमें आइडेंटिफाई हो गया, और उसी के ऊपर फिर आपके हॉटलाइंस बनी, डी कन्फ्लिक्शन जोन बना लेबनान के ऊपर, और ये चीजें सामने, और एक बड़ा शानदार हुआ एक मुआहदे की फंडामेंटल मेमोरेंडम, उसका अंडरस्टैंडिंग कि इस मुआहदे की तरफ ये चीज़ ले जाएगी। फिर यूएस ने इनिशियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोशिश की कि ओमान के थ्रू हेजमनी ना नजर आए, कंट्रोल ना नजर आए, आपने शिप गुजारने की कोशिश की, और ईरान ने भी बगैर कोई वक्त ज़ाया किए उनको डायरेक्ट टारगेट किया, सऊदी एंड कतरी, एंड ये सिचुएशन। तो पाकिस्तानी प्रोसेस इज इंटैक्ट, पाकिस्तानी प्रोसेस इज पैरेलल, 2-3 चल रहे हैं ना, वो ये नहीं है कि एक खत्म हो गया तो दूसरा शुरू हो गया। ओमान के साथ जो ईरान का चल रहा है वो हुर्मस से रिलेटेड है, जो कतर के साथ चल रहा है, कतर और पाकिस्तान, तुर्किया, ये मिल के इजिप्ट जो है एक कर रहे हैं। फिर चाइना भी पाकिस्तानी प्रोसेस के पीछे खड़ा हो गया, वेस्ट भी पाकिस्तानी प्रोसेस के पीछे खड़ा हो गया। तो ये बातचीत में इस तरह की चीजें होती रहती, बट हैविंग सेड दैट, दोनों प्रिंसिपल स्टेट्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जी, अमेरिका के और ईरान के, उन्होंने उनको परसू कर रहे हैं। पाकिस्तान शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। पाकिस्तान ने जो करना था कर दिया, पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट्स करनी थी वो कर चुका है, लेकिन आगे भी पाकिस्तान चाहता है कि स्टेबिलिटी अचीव हो, और ये रीजन थोड़ा सा देखें ना, पाकिस्तान इज मोर कंसर्न्ड अबाउट ईरान, मोर कंसर्न्ड अबाउट सऊदी अरेबिया, कतर, और सबसे बढ़ के गाजा, लेबनान, वहां पे लोगों की जो हालत है। तो पाकिस्तानी प्रोसेस इज इंटैक्ट, इट्स डिलीवरिंग, और आप देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे अगेन ये सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां पे ये टूटा था। ये ओमान और ये ईरान की, ये सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां से ये तो टूटा था, और पाकिस्तान का किरदार उसके अंदर नुमाया दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया।